हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। चलो जो है सो हम लोग क्लास 12th के लिए बेसिक का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं। बच्चों इसमें थोड़ा सा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। देखो एटम क्या होता है। एटम, ठीक है, एटम क्या होता है। देखो किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट एटम कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी थिंग्स। ठीक है, यानी सबसे छोटा पार्ट। एनी थिंग्स मतलब कोई चीज हो गया, कोई चीज का। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे सबसे छोटा भाग। ठीक है, वह क्या है? एटम। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल, एटम के मुख्य फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? परमाणु के मौलिक, मौलिक मतलब हो गया फंडामेंटल। ठीक है, परमाणु के, एटम के मौलिक पार्टिकल मतलब हो गया कण, परमाणु के मौलिक कण। देखो एटम के 3 मौलिक कण होते हैं, आपको पता है। एटम के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग टेबल के माध्यम से हम लोग याद कर लेते हैं। एक हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक हम लोग टेबल बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो है एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। एक, ठीक है, दो और, ठीक है। चलो अब जो है ऐसे भी खींच लेते हैं। एक, दो, तीन, चार और 5। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग जो है इसमें हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे जो है सुनो रिलेटिव, रिलेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव मास। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल मास, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यह जो है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फंडामेंटल पार्टिकल में कौन कौन होता है आपको पता है? प्रोटॉन, इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को कौन से डिनोट करते हैं? P से, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से। मतलब पेन, पेन आपको याद रखना है, पेन, पेन याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? पेन। प्रोटॉन पर रिलेटिव चार्ज कितना होता है? +1। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? तो -1। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है। रिलेटिव मास प्रोटॉन का +1 लोगे, +1 क्या, प्लस छोड़ो, मास में क्या प्लस माइनस। ठीक है, मतलब 1।
और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन के मास का लगभग 1/1840 गुना होता है। कहने का मतलब यह लगभग 0 हो गया, बहुत कम होता है। और न्यूट्रॉन का भी मास लगभग 1 ही लेते हैं। एक्चुअल चार्ज का बात करोगे तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो प्लस का होगा, जो भी होगा वह प्लस का होगा। और क्या होगा आपको पता है क्या होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब का है। चार्ज का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा इतना ही, लेकिन माइनस का होगा तो कितना 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। अच्छा, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं है तो चार्ज खत्म करो। एक्चुअल मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या होता है, सेम होता है, थोड़ा मोड़ा का अंतर है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा का अंतर है। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो 1.672 I/, अगर किलोग्राम में लोगे, देखो मास का मात्रा किलोग्राम ग्राम होता है ना, तो किलोग्राम में लोगे तो 10 के पावर -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास लिख रहे हैं, लगभग सेम ही होता है, थोड़ा मोड़ा का अंतर है 1.674, मतलब थोड़ा सा 0.002 का अंतर है। I×10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ग्राम में अगर बदलोगे तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब गुना करोगे तो 10 के पावर -24 ग्राम हो जाएगा। और इसका भी, न्यूट्रॉन का भी अगर मास बात करोगे तो यही हो जाएगा 1.674 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास इस सबसे बहुत ही कम होता है, और वह लगभग कितना होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 किलोग्राम। ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 9.11 गुने 10 के पावर -28 ग्राम, क्या है कि 10 के पावर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टेबल को जो है सो क्या कर लो, आप जो है सो नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब जो है सो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब जो है ना, अब देखो, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पता हो गया, अब उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पेन किसमें, इन एन एटम, परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एटम कैसा होता है, तो एटम होता है स्फेरिकल, ठीक है, एटम होता है स्फेरिकल, और बीच में रहता है न्यूक्लियस। बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो है ना सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर रास्ता होता है, ठीक है। एक और रास्ता हो गया, ये दूसरा रास्ता हो गया, यह तीसरा रास्ता हो गया, यह चौथा हो गया, यह पांचवा हो गया, और यह छठा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार सातवां आठवां इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो यह जो इसमें क्या रहा तुम्हारा, इसमें रहा तुम्हारा, इसमें रहा प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसका नाम क्या देते हैं, बीच वाला पार्ट का क्या नाम देते हैं, ये जो ये बीच वाला पार्ट है ना तुम्हारा, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं न्यूक्लियस। क्या देते हैं, न्यूक्लियस। या हिंदी में बात करोगे तो न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिक, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ तुमको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये जो सर्कुलर पाथ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं शेल, और इसको हम लोग एन से डिनोट करते थे। पहल का सेल हो गया n=1, दूसर का n=2, तेसर का n=3, चौथा तो n=4, पांचवा तो n=5, छठा तो n=6, इसी प्रकार आगे आएगा तो सातवां n=7। कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं। तो पहल का सेल को जो है ना n=1 है, उसको हम लोग k से डिनोट करेंगे, दूसरका को
एल से, तेसरका को एम से, और चौथा को किसे डिनोट करेंगे एन से, और पांचवा को ओ से, और छठा को पी से, और सातवां को क्यू से। इसी प्रकार आर एस जो है सो चलता चला जाएगा। ये जो सर्कुलर पाथ है इसको सेल या ऑर्बिट बोलते ही हैं, मतलब शेल या कक्षा बोलते ही हैं, प्लस इसको एक एनर्जी लेवल ही बोला जाता है। तो मान लो पहल का सेल का एनर्जी लेवल है E1, दूसरका का E2, तेसरका का E3, चौथा के E4, पांचवा के E5, छठा के E6। इसी प्रकार आगे चढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यह सब क्या है? सेल है। ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, यह सर्कुलर जो पाथ है, सर्कुलर रास्ता है अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसी का क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं शेल या ऑर्बिट, या इसी को एक और नाम से जानते हैं क्या? तो एनर्जी लेवल। ठीक है, हिंदी में बात करोगे तो शेल को शेल ही बोलते हैं, सेल को शेल ही बोलते हैं। ऑर्बिट मतलब कक्षा, यानी कि कक्षा बोल सकते हो या शेल बोल सकते हो, और या ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा स्तर। इसी का तीनों नाम है। ठीक है, इसी का तीनों नाम है। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इसको जो है सो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ हम लोग अब चलते हैं। अब देखो, यह जो हम लोग सेल देखे हैं, क्या देखे हैं? सेल देखे हैं या ऑर्बिट देखे हैं। ठीक है, यह सेल देखे हैं, सेल या कक्षा। ठीक है, सेल और कक्षा। तो यह क्या होता है? सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। क्या होता है यह? सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, जिस पर क्या करता रहा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता। अब देखो यहाँ पे, देखो ना, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? तो जो सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस है, मतलब सेल या कक्षा है, उसी में क्या करता रहता है? इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसी पर जो है सो क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगाता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो यह क्या होता है? सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस एट व्हिच, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस मतलब नाभिक के चारों ओर का क्या? तो वृत्तीय पथ। तो नाभिक के चारों ओर का वृत्तीय पथ, नाभिक के चारों ओर का वृत्तीय पथ, जिस एट व्हिच मतलब होता है जिस पर ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता है, मतलब चक्कर लगाता है। चक्कर, ठीक है, चक्कर लगाता, रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाना, लगाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? न्यूक्लियस के चारों ओर का यह सर्कुलर पथ, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। वही क्या है? शेल है या ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलो अब देखो, सेल को हम लोग कौन सी डिनोट करते देखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। पहले का सेल को हम लोग के से डिनोट करेंगे, दूसरका को एल से, तेसरका को एम से, चौथा को एन से, पांचवा को ओ से, छठा को पी से, सातवां को क्यू से। ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। कोई लेवल ही बोलते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, यह सेकेंड हो गया, यह थर्ड हो गया, यह फोर्थ हो गया, यह फिफ्थ हो गया, यह सिक्स्थ हो गया, यह
7th हो गया। इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यह एनर्जी लेवल है, मतलब ऊर्जा स्तर है। यह क्या है? एनर्जी लेवल। ठीक है, मतलब ऊर्जा स्तर है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे जैसे हम सेल में आगे की तरफ बढ़ते हैं एनर्जी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, जो पहला सेल का एनर्जी कम होगा, दूसरा का उससे ज़्यादा, तीसरा का उससे ज़्यादा, चौथा का उससे ज़्यादा, पांचवा का उससे ज़्यादा, छठा का उससे ज़्यादा, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलते चले जाओगे, न्यूक्लियस मतलब नाभिक से जैसे जैसे आप दूरी आपका बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, एनर्जी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। पहला सेल का एनर्जी सबसे कम, दूसरा का उससे ज़्यादा, तीसरा का उससे ज़्यादा, चौथा का उससे ज़्यादा, पांचवा का उससे ज़्यादा, छठा का उससे ज़्यादा और सातवां का उससे ज़्यादा। चलो इसको क्या कर लो? पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो इसके बाद जो है सो कुछ आपका टर्म है। तो फर्स्ट टर्म आप कुछ वर्ड है क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में परमाणु। एटॉमिक माने परमाणु और नंबर माने क्या हो जाएगा? संख्या। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है, तो न्यूक्लियस में जितने आप देख रहे हो ना, न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जग प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन एन एटम। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, हिंदी लिख लोगे ना, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। अब एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या। अब एटम में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। आपको पता है ना, एटम क्या होता है? विद्युतीय उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही जो है उसमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो जितना जेड बराबर पी तो बराबर ई, मतलब जेड बराबर पी, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर जितना रहेगा किसी एटम में उतना ही जो है सो क्या हो जाएगा? उतना ही जो है सो उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। इसको एक निमोनिक से आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, एक निमोनिक से इसको आप याद रख सकते हो, जप्पे। ठीक है, जेड से ज, पी से प और ई से एक लेकर। जैसे एग्जाम्पल के बात करते हैं, मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर जेड जो होता है ना मैग्नीशियम में, वह 12 होता है। अब आपको प्रोटॉन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएंगे? 12। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 12। मान लो और कोई लेते हैं, कैल्शियम है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 20। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 20 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 20। मतलब एटॉमिक नंबर पता है तो आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको पॉज करके नोट कर लो। चलो इसके बाद जो है सो, इसके बाद सेकेंड है मास नंबर। क्या है? मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है, मास माने द्रव्यमान, द्रव्यमान और नंबर माने संख्या। ठीक है, मास नंबर को हम लोग जो है डिनोट करते हैं कौन चीज से? तो ए से। कथी से? ए से। तो यह मास नंबर क्या होता है? तो देखो आप देखे थे, क्या देखे थे कि प्रोटॉन और, चलो यहाँ पे देखे थे, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 है। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता क्या है? न्यूक्लियस में। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगा? मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर क्या होगा? मास नंबर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, किसमें है? तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब इसको हिंदी में लिख लोगे तो अपने मन से क्या हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, हिंदी में लिख लोगे। चलो अब देखो मास नंबर जो है ना, मास नंबर को एक और नाम से जानते हैं। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था कहाँ? देख लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था कहाँ? तो न्यूक्लियस में।
इसीलिए मास नंबर को न्यूक्लियन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियन के नाम से भी मास नंबर को जाना जाता है। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियन भी बोल सकते हो, मास नंबर को न्यूक्लियन। बात समझ में? अब चलो, मास नंबर क्या हो गया? ए बराबर क्या हो जाएगा? पी प्लस एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो, अभी देखो जेड बराबर पी बराबर ई, देखे हो ना, जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आप जो है ना, आप लिख सकते हो ए बराबर क्या लिख सकते हो? पी के स्थान पर हम लिख दिए जेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे? ए को रहेगा, जेड को इधर लाएंगे, तो इधर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। मतलब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो हमको नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन निकल जाएगा। मास नंबर में से अगर हम जो है सो किसको घटा देंगे? एटॉमिक नंबर को, तो नंबर ऑफ हमको न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला याद रख लो और एक यह फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, बात समझ में आया? चलो, इसको पॉज करके क्या कर लो? नोट कर लो। चलो, अच्छा, अब जो है ना, अब जो है सो, अब एक वर्ड है आपका क्या? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। देखो, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है निरूपण, यानी कि तत्व का निरूपण, तत्व का निरूपण। तत्व को कैसे डिनोट करते हो? जैसे मान लो जो एक्स कोई तत्व है, कोई एलिमेंट, ठीक है, तो ऊपर में क्या रहेगा? मास नंबर रहेगा, और नीचे में क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर। इसको जो है ना, तुम क्रॉस भी ऐसे कर सकते हो, यहाँ भी रह सकता है क्रॉस वाइज, ऊपर में लेकिन हमेशा मास और नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में हमेशा मास नंबर और नीचे में एटॉमिक नंबर। इसको तराजू से याद रख सकते हो। तराजू के ऊपर में मास रखते हैं और नीचे में क्या रखते हैं? तो ऊपर में मास रखते हैं मतलब मास नंबर, एगो एटॉमिक नंबर हो गया, तो नीचे में एगो ऊपर डालना है, एगो नीचे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो ए मतलब क्या हो गया तुम्हारा? मास नंबर। ए मतलब क्या हो गया तुम्हारा? यह क्या हो गया? यह हो गया मास नंबर। मास नंबर, अगर हिंदी में बात करोगे तो मास का होता है द्रव्यमान और नंबर का मतलब होता है संख्या। ठीक है, यह क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक मतलब परमाणु, नंबर मतलब संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लेकर चल रहे हो, ठीक है, कुछ हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, 15-7 ले लिए। ऑक्सीजन है 16-8। मान लो एक और ले लेते हैं, कोई कार्बन है 13-6। ठीक है, चलो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका जो है सो हमको मास नंबर पता करना, ठीक है, एटॉमिक नंबर पता करना, प्रोटॉन पता करना, इलेक्ट्रॉन पता करना और न्यूट्रॉन को पता करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब देखो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है बताओ? मास नंबर क्या हो जाएगा? तो जो ऊपर में है, तो इसमें मास नंबर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 15। चलो, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? तो 7। अच्छा, प्रोटॉन कितना होगा? तो पता है, जितना एटॉमिक नंबर याद है ना, जब पे जेड बराबर पी बराबर ई, जेड बराबर पी बराबर ई, पता है? ठीक है, जेड बराबर पी बराबर ई, तो 7। तो प्रोटॉन भी 7 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना होगा? तो अभी आप देखे थे, इसमें जो है सो आप देखे थे, न्यूट्रॉन निकालना है, क्या करेंगे? जो मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर घटा दो। क्या करना है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देना है। क्या करना है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देना है। तो 15 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो घटा दो, तो 15 में से 7 गया तो बचा 8, मतलब न्यूट्रॉन हो जाएगा 8। अच्छा, इसमें चलो, इसमें मास नंबर कितना है? ऊपर में 16। अच्छा, एटॉमिक नंबर कितना है? तो 8। अच्छा, प्रोटॉन कितना होगा? तो आपको पता है जेड बराबर पी बराबर ई, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा? 8। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होगा, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है। चलो,
न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो घटा देना है हमको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, तो 16 में से 8 गया तो 8। चलो इसमें बात करो, इसमें जो है ना मास नंबर कितना है, तो 13। चलो एटॉमिक नंबर कितना है, बस बोलो, तो 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब तुमको आता ही है। चलो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो जितना एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 6 है तो 6। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो जितना एटॉमिक नंबर Z बराबर P बराबर ही तो 6। चलो अच्छा न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मास नंबर तुम्हारा कितना है, इसका मास नंबर आया तुम्हारा कितना, बोलो, तो मास नंबर आया कितना, 13। 6, 13 में से 6 गया तो कितना बचा, कितना बचा, 7। ठीक है, मास नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो 7। तो न्यूट्रॉन हो गया इसमें 7। तो आप जो है सो निकाल लोगे। ठीक है, मास नंबर अगर दिया रहेगा तो एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, न्यूट्रॉन निकाल लोगे। एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे। और 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे 30 तक पता रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, इसको क्या कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अब इसके बाद जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो आइसो ग्रुप और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।